वेलकम बैक दोस्तों टू कॉमर्स सिस्टम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे की जाती है। लेकिन जो टेस्टिंग का प्रोसेस है वो मैं अपने सेकंड वीडियो में बताऊंगा। पहले वीडियो में जो आज का वीडियो है उसमें मैं आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग है क्या, और उसके पहले व्हाट इज हाइपोथेसिस इसको समझते हैं। हाइपोथेसिस इन रिसर्च को कहते हैं एक क्लियर टेस्टेबल स्टेटमेंट है, यानी एक प्रिडिक्शन होता है हमारे किसी भी चीज़ के होने या ना होने का। मतलब होता क्या है कि हम लोग कुछ भी करने जाते हैं, कुछ भी सोचते हैं तो हम सोचते हैं ना ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव हर एक चीज़ का होता है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू हैं, वैसे ही हाइपोथेसिस के भी दो पार्ट होते हैं, हाँ या फिर नहीं। ठीक है। फिर की फीचर्स ऑफ हाइपोथेसिस, सबसे पहले हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जा सकता है, यानी टेस्टेबल होता है, और इसको वेरीफाई किया जाता है। ठीक, वेरीफाइंग इन सेंस कि आपने जो प्रेडिक्शन किया ज़रूरी नहीं कि आपका प्रेडिक्शन सही हो, तो उसको विदाउट वेरिफिकेशन हम उसे हाँ या ना नहीं कर सकते। ठीक, प्रेडिक्टिव मैंने आपको बता दिया, इट मेक्स अ प्रेडिक्शन अबाउट द आउटकम ऑफ द रिसर्च। स्पेसिफिक है होता है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको स्पेसिफिक माना जाता है। ठीक है। अगला टेस्ट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस की बात करें तो जनरली हाइपोथेसिस दो तरीके की होती है, एक नल हाइपोथेसिस, एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को H0 से डिनोट किया जाता है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 या HA से डिनोट किया जाता है। नल हाइपोथेसिस नेगेटिव नेचर की होती है। ये कहती है देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, यानी वो कहती है जो वेरिएबल्स उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। जिसमें एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ है दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ डिजिटल बैंकिंग ऑन कंज्यूमर बिहेवियर इन रूरल एरियाज। ये हो गए नेगेटिव। अब ऑल्टरनेटिव की बात करते हैं। ऑल्टरनेटिव अपने नेचर में पॉजिटिव होती है। वो कहती है कि दैट देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, यानी डिजिटल बैंकिंग सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर बिहेवियर इन रूरल एरियाज। ऊपर वाले में इसी को इन्होंने नेगेटिव कहा, कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन नीचे क्या कह रहे हैं, रिलेशनशिप है। अगला फॉर्मूला फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग मेन है, इसको काई स्क्वायर पढ़ा जाता है। ठीक है, इसको आप स्टैटिस्टिक्स की बुक में भी देख सकते हैं। काई स्क्वायर इज इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू यानी FO माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी FE अपॉन एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी FE। यानी जब हमको काई स्क्वायर वैल्यू निकालनी होगी तो हम ऑब्जर्व वैल्यू से एक्सपेक्टेड वैल्यूज को माइनस करेंगे और फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू से उसको डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है। अगला है टाइप्स ऑफ टेबल फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यानी जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसेस शुरू होता है तो उस समय कौन कौन से टेबल बनते हैं, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्व वैल्यूज का टेबल बनता है और दूसरा होता है एक्सपेक्टेड वैल्यूज का टेबल। ऑब्जर्व वैल्यूज के टेबल को हम कैसे बनाते हैं वो भी जानते हैं। आप जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो दो तरीके का फॉर्म तैयार करते हैं, एक गूगल फॉर्म और एक फिजिकल फॉर्म तैयार करते हैं। गूगल फॉर्म में फायदा ये होता है कि आपको फील्ड वर्क नहीं करना होता, आपको सिर्फ और सिर्फ डिजिटल फॉर्म में अपना सर्वे क्वेश्चनर तैयार करना होता है और उसका लिंक अपने रिस्पॉन्डेंट्स को भेजना होता है। फिजिकल फॉर्म में क्या है, आपको डोर टू डोर या पर्सन टू पर्सन जा करके उनसे फेस टू फेस मिल करके उनसे आपको डेटा भरवाना होता है। तो ऑब्जर्व वैल्यूज का जो टेबल बनता है वो इसी प्राइमरी डेटा कलेक्शन पे होता है, जो कि आपके गूगल सर्वे फॉर्म या फिजिकल सर्वे फॉर्म से क्वांटिटेटिव डेटा जो कलेक्ट होता है उसी से हम ऑब्जर्व वैल्यूज का टेबल बनाते हैं। बात करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यूज की। एक्सपेक्टेड वैल्यूज का जो टेबल बनता है यानी डेटा टेबल बनता है वो बनता है कैसे, जितने भी आपके रिस्पॉन्सेज आपने कलेक्ट किए हैं, यानी वो वर्टिकल एक्सिस पे जो होता है टोटल रिस्पॉन्स, उसमें हॉरिजॉन्टल साइड के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है, और फिर जो टोटल प्राइमरी डेटा कलेक्टेड होता है, जैसे मान ले 500 है, 540 है, 600 है, 700 है, जो भी है उससे डिवाइड करना होता है। तो जो वैल्यू आती है वो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज होती है। अब आप लोग के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने की जरूरत क्या होती है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का दोस्तों ये प्रोसेस है कि इसमें हम दो बेस लेते हैं, एक ऑब्जर्व वैल्यू का बेस लेते हैं और एक एक्सपेक्टेड वैल्यूज का बेस लेते हैं। बिना इन दोनों वैल्यूज के आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं कर सकते। मतलब ये होता है, मैंने अभी जस्ट बताया था कि हाइपोथेसिस हम मान के चलते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड लेके चलते हैं, लेकिन हमें ये प्रूव करना होता है ना कि हमारा कि नेगेटिव साइड ज़्यादा स्ट्रांग है या पॉजिटिव साइड ज़्यादा स्ट्रांग है। तो उसके लिए ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू दोनों ही निकालना ज़रूरी होता है। अब यहाँ देखिए, मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रखा है कि मान लेते हैं हमारा वर्टिकल एक्सिस पे 440 का डेटा है और हॉरिजॉन्टल यानी लेफ्ट टू राइट वाले पे 400 का डेटा है। हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया
और 500 हमारा टोटल जो सैंपल कलेक्शन हुआ था उसका था, यानी जो डेटा कलेक्शन था उससे डिवाइड कर दिया। अब जो वैल्यू आएगी वो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मैं जो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो वैल्यूज कलेक्टेड होती हैं आपके एक्सपेक्टेड वैल्यू से, वो आपके ऑब्जर्व वैल्यू के बराबर भी हो सकती हैं, ऑब्जर्व वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती हैं और ऑब्जर्व वैल्यू से कम भी हो सकती हैं। ठीक है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू को जो सिंबल से डिनोट किया जाता है वो है FE। तो ऑब्जर्व वैल्यू किससे डिनोट किया जाता है? FO से, और एक्सपेक्टेड वैल्यू से किससे डिनोट किया जाता है? FE से। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब आपके सामने ऑब्जर्व वैल्यूज के टेबल का एक सैंपल मैंने सामने रखा है, उसको ध्यान से देखते हैं। मान लेते हैं किसी स्टडी में हमने मैरिड वुमेन और अनमैरिड वुमेन के बेस पे कोई वो किया हुआ है, स्टडी की हुई है। मान लेते हैं एंटरप्रेन्योर वुमेन है जिसमें मैरिड वुमेन भी है और अनमैरिड वुमेन भी है। तो यहाँ देखिए रिस्पॉन्सेज में क्या है? येस, नो, मे बी, टोटल। ठीक, मैरिड वुमेन, अनमैरिड वुमेन, टोटल। ठीक, अब देखिए येस क्या है? ऑब्जर्व वैल्यू में ये सारे ऑप्शंस हैं जो आपने भरवाए थे और ये उनसे टोटल कलेक्टेड डेटा है। ये ऑब्जर्व वैल्यू ये प्राइमरी डेटा के बेस पे निकलता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज टेबल को भी देख लेते हैं। अब देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू को मैंने क्या बताया था कि जो वर्टिकल एक्सिस, मैं एक स्टेप पीछे लेना चाहूंगा। अब यहां देखिए, यहाँ मैंने क्या किया था, यहाँ पे ये मैंने वर्टिकल बताया था, ये वाला वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। अब इन्हीं दोनों के बेस पे हम पूरी इंस्टेंस ड्रॉ करेंगे। अब मैं अगले टेबल पे जा रहा हूँ, ये रहा 420 हमारा कहाँ से आया था? हमारे वर्टिकल एक्सिस पे आया था। और 400 पे कहाँ से आया था? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आया था। और 540 कहाँ से आया था? हमारा टोटल डेटा कलेक्शन था प्राइमरी का, ये उसके बेस पे था। ठीक है, अब इसी के बेस पे यस में हमने 420 इंटू 400 किया बटे 540 कर दिया। अब ये तो मैरिड वुमन का था, अब ये अनमैरिड वुमन का देखेंगे। 420 इंटू 140, ठीक, अपॉन 540, तो ये आंसर आएगा। अब दोनों को जोड़ के यहाँ 420। आपको एक वैल्यू चीज और बतानी है कि आपके ऑब्जर्व वैल्यू में जो ये वैल्यू होती है टोटल वाले कॉलम में दोनों साइड, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, आप एक्सपेक्टेड वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ भी सेम वैल्यूज आएंगी और यहाँ भी सेम वैल्यूज रहेंगी, ऊपर नीचे दोनों, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। बस जब आप कैलकुलेशन करेंगे बीच में एक्सपेक्टेड वैल्यूज टेबल निकालने के लिए, तो वहां पे आपकी जो ये वैल्यूज आ रही हैं, ये तीनों वैल्यूज ये अलग हो जाएंगी। ठीक है, अब आइए इन्फ्रेंस ड्राइंग की बात करते हैं, यानी रिजल्ट फाइंडिंग की बात करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, जो कि आपने कैलकुलेट करके निकाला है थ्रू किससे? ऑब्जर्व वैल्यू से, और वो अगर बड़ा है टैबलेटेड वैल्यू से, तो इन दैट केस आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी और नल रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर केस उल्टा है कि आपकी कैलकुलेटेड काई स्क्वायर वैल्यू आपकी टैबलेटेड काई स्क्वायर वैल्यू से छोटी है, तो आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी और ऑल्टरनेटिव रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक, नोट के लिए मैंने लिखा हुआ है कि जनरली जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ही एक्सेप्ट होती है, नल रिजेक्ट कर दी जाती है। ठीक है, अब आपके सामने काई स्क्वायर वैल्यू का टेबल भी मैं रख रहा हूँ। ऐसा ही टेबल से आपको कंपेयर करना है जो यहाँ दिखाया हुआ है मैंने। अब ये देखिए, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो कि DF से डिनोट की जाती है, और यहाँ ऊपर सिग्निफिकेंस लेवल है जो कि अल्फा से डिनोट किया जाता है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम में 1 से लेकर के 1000 तक की रेंज है, लेकिन जनरली हम करते क्या है, हम पहले 15 तक का ही टेबल लेते हैं, उसके आगे नहीं जाते। और यहाँ देखिए सिग्निफिकेंस लेवल भी दिखा हुआ है, 0.09, 0.99, 0.975 ये पूरा है, और ये 1 से है पूरा। लेकिन बाय डिफॉल्ट जब हम अपना हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो हम 0.05 यानी 5% के सिग्निफिकेंस लेवल पे लेते हैं और यहाँ 15 तक देखते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि हम एक तरीके से कंपैरिजन करते हैं कि हमारे जो इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं और जो डिपेंडेंट वैल्यूज है वो कितना वेरी कर सकती हैं आगे जाकर, यानी कितने ज्यादा उसमें चेंजेस आ सकते हैं, ये देखा जाता है। अब यहाँ देखिए, मैं शॉर्ट मैंने बताया भी रखा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम टेल्स अस हाउ मेनी वैल्यूज कैन वेरी इन आवर डेटा सेट, यानी हमने जो डेटा कलेक्शन पूरा किया है उसमें कितनी वैल्यूज हैं जो कि चेंज हो सकती हैं जब हम अपना मीन कैलकुलेट करेंगे या फिर कोई एक पैरामीटर एस्टिमेट करेंगे, यानी पैरामीटर को हम पूर्वानुमानित करेंगे। ठीक है, अब प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालने का तरीका ये है कि आपने
जो अपने एक्सपेक्टेड वैल्यू टेबल और कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल में जो रोज और कॉलम दिखाए हैं टोटल को छोड़ करके, उनमें से उनका कॉलम में -1 करेंगे और उनके रो में से -1 करेंगे। मतलब मान लें अगर कॉलम में 4 हैं और रो में 3 हैं तो कॉलम में 4 - 1 होगा और रो में 3 - 1 होगा। तो जो वैल्यू आएगी उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी ये वाला कॉलम आएगा जहां पे मेरा कर्सर दिखा रहा है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं सिग्निफिकेंस लेवल की। सिग्निफिकेंस लेवल की अगर हम बात करें, सिग्निफिकेंस लेवल का मतलब है कि जनरली जब हम कोई सैंपल कलेक्शन करते हैं उसका इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं तो हमसे गलती होने की चांसेस हो सकती हैं। यानी हमारे लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है कितना इंपॉर्टेंट नहीं है उसका भी एक पैरामीटर होता है। तो सिग्निफिकेंस लेवल का सीधा साधा मतलब है, जिसको अल्फा से डिनोट किया जाता है, कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में प्रोबेबिलिटी यानी किसी भी नल हाइपोथेसिस की रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है जनरली। क्योंकि होता क्या है कि हम देखिए, मैं यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट आपको समझाने जा रहा हूँ। वो ये है कि आपने जब डेटा कलेक्शन किया और उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग की तो उसमें हो सकता है कि आपकी ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो रही हो, लेकिन जब आपने अपने थीसिस के अकॉर्डिंग जब कंसेप्ट रखा तो आपको लगा कि नहीं, नल एक्सेप्ट होनी चाहिए और ऑल्टरनेटिव रिजेक्ट होनी चाहिए। इन दैट केस अगर आपने उल्टा केस किया कि ऑल्टरनेटिव को आपने एक्सेप्ट किया और नल को रिजेक्ट कर दिया तो वो टाइप 1 एरर में शामिल होता है। और सिग्निफिकेंस लेवल के थ्रू ही इसको निकाला जाता है या देखा जाता है कि अगर हमने नल को सही होते हुए भी रिजेक्ट कर दिया और ऑल्टरनेटिव गलत होते हुए भी एक्सेप्ट कर लिया ड्यू टू किस लिए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसेस के थ्रू, उसकी वैल्यू के थ्रू, तो वहां पे हम इसको टाइप 1 एरर के थ्रू सिग्निफिकेंस लेवल पे मेजर करते हैं। ठीक है, अब देखिए जनरली होता है कि कॉमन सिग्निफिकेंस लेवल्स होते क्या क्या हैं, 5%, 1% और 10%। लेकिन हम जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो होता है 5% सिग्निफिकेंस लेवल। इसी पे हम अपनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। पसंद आया तो उसको आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वेट फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द हाइपोथेसिस टेस्टिंग वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।